हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस क्लास में स्वागत है। आज से हम ज्योग्राफी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है वो कर सकता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में। सबसे पहले तो पृष्ठभूमि यानी औचित्य क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, ये बहुत जानना आवश्यक है। कोई भी विषय पढ़ो, चाहे आप पॉलिटी का पढ़ो चाहे ज्योग्राफी, लेकिन ये जानना आवश्यक होता है कि आप पहले वो पढ़ रहे क्यों हैं। तो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप देखते हो ज्योग्राफी में हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं। जैसे पृथ्वी पर व्याप्त स्थलाकृतियाँ, जैसे पर्वत है, पहाड़, नदियाँ, घाटियाँ, ये सब है। तो ये सब आई कहाँ से, उत्पत्ति कैसे हुई इनकी, बनी निर्माण कैसे हुआ। तो इसके संदर्भ में हमें पहले पृथ्वी का अध्ययन करना पड़ता है, पृथ्वी के विकास का अध्ययन करना पड़ता है। अब पृथ्वी के समय पृथ्वी एकमात्र ग्रह नहीं, और भी ग्रह वहाँ पे भी ये स्थलाकृतियाँ होगी। तो उनसे भी पहले हमें यह अध्ययन करना पड़ता है कि ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसी संदर्भ में वैज्ञानिकों द्वारा मत दिए गए, है ना, जिसमें सर्वाधिक प्रामाणिक मत लगा वो है महाविस्फोटक सिद्धांत, जो किसके द्वारा दिया गया, जॉर्ज एबे, किसके द्वारा दिया गया, जॉर्ज एबे लेमेत्रे द्वारा। कब दिया गया, 1960 के दशक में। ये अब तक का सर्वाधिक प्रामाणिक सिद्धांत है। अब कई सिद्धांत इससे पहले भी दिए गए, लेकिन वो पूर्णतः ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में व्याख्या नहीं कर पाए। तो ऐसे कई सिद्धांत है जिन्होंने महाविस्फोट सिद्धांत का आधार का काम किया। तो पहला सिद्धांत था 1920 में दिया गया, किसके द्वारा, एडमिन हब्बल ने दिया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने टेलीस्कोप से देखा कि प्रत्येक दो आकाशगंगाएं परस्पर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यानी कि उनके बीच की दूरी बढ़ रही है। तो और ब्रह्मांड का फैलाव हो रहा है, ये इन्होंने बताया। फिर 1950 के दशक में दिया डॉपलर महोदय ने रेडशिफ्ट थ्योरी। तो रेडशिफ्ट थ्योरी क्या थी कि जब दो आकाशीय पिंड एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उनके प्रकाश अलाम वो फीके पड़ जाते हैं, यानी लालिमा से युक्त प्रकाश हो जाता है। फिर 1960 और 64 के मध्य दिया थॉमस गोल्ड हर्मन बॉन्डी ने स्टेडी स्टेट थ्योरी, स्थिर अवस्था का सिद्धांत। अब स्थिर अवस्था का सिद्धांत क्या कहता है कि जब दो परस्पर आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही थी तो उनके मध्य उनके स्थान पर नई आकाशगंगाओं का निर्माण हो रहा था। ठीक है, फिर फ्राइड हॉयल महोदय ने इनका क्या किया, इन स्टेडी स्टेट थ्योरी का सिद्धांत का समर्थन किया। ठीक है, तो इन सिद्धांतों ने बिग बैंग थ्योरी के आधार का काम किया, और साथ में जॉर्ज लेमेत्रे ने सिद्धांतों का प्रयोग तो किया, साथ में उन्होंने बहुत फिजिक्स के नियम, गणितीय आकलन के नियम भी इसमें उपयोग किया। ठीक है, अब अवधारणा, अब ये होता क्या है, महाविस्फोट सिद्धांत क्या बताता है। तो लेमेत्रे के अकॉर्डिंग लगभग 42 बिलियन ईयर अगवा से 15 अरब वर्ष पहले जितना भी दृश्य अदृश्य ब्रह्मांड का पदार्थ है, ऊर्जा, आकाशीय पिंड, ये सब क्या है, एक एकल परमाणविक बिंदु के रूप में निहित थे, एकल परमाणविक बिंदु के अंदर निहित थे, जिसे विलक्षणता का बिंदु भी कहते हैं, जैसे सिंगुलैरिटी। अब उस सिंगुलैरिटी की सर्वोच्च तो तापमान था, सर्वोच्च घनत्व था, सर्वोच्च ग्रेविटी थी, लेकिन उस टाइम पे ना तो समय था, न ही कोई फिजिक्स के नियम लागू होते थे। फिर आज से 13 बिलियन वर्ष अगो, 13.7 बिलियन वर्ष अगो क्या हुआ, एक प्रचंड विस्फोट हो उस सिंगुलैरिटी में। उसे क्या नाम दिया गया, बिग बैंग सिद्धांत का नाम दिया गया। अब ये
विस्फोट इतना तीव्र हुआ था कि सेकंड के ही कुछ पलों में लाखों किलोमीटर तक इसके पदार्थ है वो बिखर गए। और ये जो विस्फोट हुआ था ये प्रकाश के अभाव में हुआ था। उस टाइम पर कोई प्रकाश नहीं था, यानी डार्क एज में हुआ था ये, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डार्क एज ऑफ यूनिवर्स। फिर धीरे धीरे फैलाव हो रहा था तो पदार्थ है ना, तापमान घटा तो पदार्थ ठंडे हो और कुछ मौलिक कण सामने आए। मौलिक कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सामने आए और इन्होंने आपस में संयोग करके पहले जो परमाणु है हाइड्रोजन, उसकी उत्पत्ति हुई। और ये बिग बैंग विस्फोट से 3,80,000 वर्ष के उपरांत ये घटना हुई। इस काल अवधि को डार्क एज ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है। ठीक है, फिर अब ये डार्क एज ऑफ यूनिवर्स मतलब कि इस टाइम पर प्रकाश नहीं था। ठीक है, फिर जब हाइड्रोजन के दो समस्थानिक मिलकर जब आपस में क्रिया करें तो उनसे क्या मुक्त ऊर्जा हुई, उनमें प्रकाश ऊर्जा भी थी। तो प्रकाश ऊर्जा के कारण पहली बार जो ब्रह्मांड है ना वो जगमगा उठा और जगमगाते जो गैसीय पुंज दिखाई दे रहे थे वो तारे कहलाए। तो ऐसा माना जाता है कि तारों का अस्तित्व है बिग बैंग विस्फोट से 4.5 लाख वर्ष उपरांत माना जाता है। अब हम जानते हैं कि इन तारों के समूह को क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। हमारे दृश्य ब्रह्मांड में लगभग ऐसे 2 अरब आकाशगंगाएं हैं, जिनमें एक है हमारी मंदाकिनी। अब मंदाकिनी क्यों कहते हैं कि आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब मंदाकिनी में हमारे लाखों करोड़ तंत्र है, जिनमें हमारा एक सौरमंडल है ना, और उस सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है और जिसमें पृथ्वी समेत 8 ग्रह हैं। इस संदर्भ में अगर हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति और व्याख्या के संदर्भ में हम पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या कर सकते हैं। अब ये तो हो गया सिद्धांत के बारे में। अब नवीनतम प्रमाण जो इसका समर्थन करता है वो कौन सा है। हाल ही में क्या है कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड सीमा पर एक जुरा पर्वत है बीच में स्थित, उसमें लार्ज कोलाइडर मशीन लगाई गई है, जिससे क्या मिल रहा है, एक गॉड पार्टिकल मिला है। गॉड पार्टिकल उसे कहते हैं जो जो कई पदार्थों का निर्माण कर सकता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो बिग बैंग सिद्धांत से जो पदार्थ बिखरे उनमें भी यही विशेषता थी। ठीक है, इसे हिग्स बोसॉन पार्टिकल भी कहते हैं। ठीक है, अब आलोचना भी हुई है। अब आलोचना तो 1970 के दशक में डॉक्टर एलन सैंडोज और एलन गुथ ने दोलन सिद्धांत दिया, जो कि बिग बैंग के सामने चुनौती प्रस्तुत करता है। अब ये क्या था सिद्धांत, दोलन सिद्धांत की जब ब्रह्मांड का निरंतर फैलाव होता है और एक निश्चित टाइम वो सिकुड़ने लगता है, इससे क्या बोलते हैं, स्पंदन का सिद्धांत। लेकिन बिग बैंग थ्योरी तो ये बता रहा है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, तो जो कि गलत है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज भी वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है, इस पर निरंतर शोध चल रहा है। थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो नोट्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, थैंक यू।